था, सुशांत सिंह राजपूत। उसका जो मर्डर हुआ है, मीडिया में आया भाई इसने सुसाइड किया है जी। लेकिन कोई भी हमारी साइड का आदमी, चाहे वो पंजाब का है, हरियाणा का है, गुजरात का है, हमारे मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का है, कहीं का भी है, दिल्ली का है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है वो लड़का सुसाइड कर सकता है। वहाँ पे बहुत बड़ी मोनोपोली है 2-3 परिवारों की। ये खान परिवार जो है ना, 2-3 जो हैं, ये किसी के पैर नहीं रखने देते, ये किसी को वहाँ पे किसी को मतलब टिकने नहीं देते, हर आदमी का शोषण करते हैं। अभी नमस्कार, मैं सिमरन कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्वाभिमान पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाट एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रधान चौधरी राज सिंह नांदल जी। सर, स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। सर, जाट एजुकेशन सोसाइटी जो कि एकमात्र सुप्रसिद्ध सोसाइटी थी यहाँ है भारत में, जी मैम, आप उसके पूर्व प्रधान रहे और सबसे कम उम्र में आपने ये चीज अचीव की। जी मैम। तो सर, इस पे आने का आपका मुख्य कारण क्या था? जी मैम, यहाँ पे मेरे पूजनीय पिताजी संस्कृत और हिंदी के टीचर थे जाट हाई स्कूल में। मैं भी बचपन से जाट हाई स्कूल में पढ़ा और हमारा बचपन से लगाव रहा जाट एजुकेशन सोसाइटी के साथ। इसलिए हमारे मन में इच्छा थी कि हम बड़े होकर के और संस्था के साथ जुड़ें। पहले भी जुड़े रहे हैं मेरे पिताजी, तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं भी जाट एजुकेशन सोसाइटी के साथ जुड़ूं और इसकी प्रोग्रेस और चहुमुखी विकास के लिए इंस्टीट्यूट के लिए काम करूं। जो मैंने अपना अभियान शुरू किया और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और 14 जनवरी 1990 ने लोगों ने मुझे पूर्ण बहुमत के साथ जाट एजुकेशन सोसाइटी का प्रधान चुना। सर, आज के टाइम पर पूरे देश ही नहीं विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, कोरोना महामारी जो है बहुत घातक बीमारी है, लेकिन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है उन लोगों को किसी किस्म का 1% भी डर नहीं है। हम देहात के रहने वाले लोग हैं, देहात के लोग मेहनत कश इंसान हैं और उनका खान पान बहुत ही सिंपल सादा है। उनको दूध भी प्योर मिलता है, खाने में जो अनाज है वो भी कम खाद का मिलता है। सब्जियां भी जो हैं वो हम सिंपल सब्जियां खाते हैं, जो ज़्यादातर हमारे खेतों में उगाई जाती हैं, वही हम सब्जियां खाते हैं। उससे हमारे को किसी किस्म का यूं डर नहीं है कि 1% भी हमारे को कोरोना हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रिकॉशन रखते हैं। जैसे अपने मुंह को और नाक को हम ढक कर के रखते हैं, उससे किसी भी दूसरे आदमी के जो खराब जरासीम हैं अंदर के, चाहे कोरोना के हैं, चाहे टीबी जैसी महामारी के हैं, चाहे किसी और छूत के रोग के कोई भी जरासीम हैं, उनसे हमारा बचाव हो जाता है और हम प्रिकॉशन रखते हैं। इसलिए हमारे को किसी किस्म का भी डर नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है सर। सर, अर्थव्यवस्था इस समय पर बहुत ही बुरी हालत में, बुरी स्थिति में देखी जा सकती है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मैं ये बताना चाहूँगा, अर्थव्यवस्था जो है ना, किसान के पैरों पर चलती है। किसान संपन्न है तो मुल्क संपन्न है। किसान जब दुविधा में है, किसान टूटा हुआ है, किसान का कोई रखवाला नहीं है जमीन आसमान के बीच में, किसान बिल्कुल टूट चुका है आज के दिन। किसान को अगर सपोर्ट नहीं की गई तो मुल्क डूब जाएगा। किसान की कोई अगर सूद नहीं लेगा तो मुल्क हमारा गर्दिश में चला जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था जो है आज 6 महीने में वो भी रहने वाली नहीं है। मुल्क के हमारे के बहुत हालात ख़राब होने वाले हैं। अगर किसान की जल्द निकट भविष्य में सूद नहीं ली गई तो किसान तो डूबेगा ही, डूब ही रहा है, लेकिन मुल्क भी डूब जाएगा। कितने लाखों बच्चे हमारे देश के बेरोजगार हो गए, कितनी कंपनियां बंद हो गई हैं। गुड़गांव में हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं सड़कों पर छीड़ है ना, सब लड़के लड़कियां कंपनियों से बाहर, सब ऑफिसेज बंद, सर्व सत्यानाश हो गया मुल्क का। बचाने वाला मेरे ख्याल से तो है नहीं कोई, कौन बचाएगा? डूब गया, गर्दिश में चला गया मुल्क हमारा। इसलिए अब सब लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे देश को कैसे बचाया जा सकता है,
हमारे देश को बचाया जा सकता है किसान को सपोर्ट करके, इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करके। उद्योग धंधे हमारे बंद पड़े हैं, किसान हमारा बेकार हो गया, खाद उसको नहीं मिलता टाइम पे, पानी उसको नहीं मिलती टाइम पे, उसको बिजली नहीं मिलती, इतनी महंगी बिजली, इतना महंगा खाद मिलता नहीं, खाद की ज़रूरत होती है तो लाइन में खड़े रहते हैं किसान, सुबह से रात तक, शाम को खाली हाथ वापस आ जाते हैं। तो कब तक ऐसा चलेगा, कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? सर, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, और दूसरी तरफ जो MNCs हैं उनको भी इंडिया में इनवाइट किया जा रहा है, तो क्या ये दोनों आपस में तालमेल बना पाएंगे? मैम, ऐसा है, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश के आदमी इतने कर्मठ हैं, मेहनती हैं, लगनशील हैं, स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको काम नहीं दिया जा रहा, उनके दो हाथों को काम नहीं दिया जा रहा है हमारे देश के अंदर। बाहर के लोगों को हम बुला रहे हैं, अडानी अंबानी का मुल्क बना दिया ना हमारा देश। रेल हमारी गई, हवाई जहाज हमारे गए, सड़क हमारी चली गई, हमारा क्या नहीं गया, सब कुछ चला जाएगा हमारे देश का एक दिन। आप देखना, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम झंडा जोड़ी झाड़ के और सड़क पे आ जाएगा ये मुल्क। जो देश सोने की चिड़िया था, उस देश का क्या हाल होने वाला है आज के दिन? गर्दिश में चला गया हमारा देश। इस देश का कोई रखवाला नहीं है, कोई इसको बचाने वाला नहीं है। अब आज के दिन किसान डूब चुका है, किसान का स्टार डूब गया, तारा डूब गया। किसान का कोई रखवाड़ा नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई रखवाड़ा नहीं है। सोच भी नहीं सकते हम क्या होने वाला है, मतलब उसके रिजल्ट का ही नहीं पता इस पब्लिक को, इस जनता को, इस सारे देश को कितना खराब रिजल्ट निकलने वाला है हमारे मुल्क का। आप देखते रह जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे सब कि ये क्या हुई भाई, इतने हालात खराब होने वाले हैं हमारे मुल्क के। सर, जो देश के युवा हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कहीं वो विदेश में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। जी मैम, उनको यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो क्या देश उनको समर्थ नहीं है उनको संभालने में? उनका जो टैलेंट है वो सारा विदेशों में जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम। हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी भारी समस्या है, हम अपने बच्चे का टैलेंट नहीं पहचान पाते। हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो। हमारे इलाके के कितने बच्चे IAS IPS में आए हैं, अभी आप सोच भी नहीं सकते। उनको अगर सपोर्ट दी जाए तो और बहुत कुछ करने की कैपेसिटी है हमारे यंग लड़कों में, लड़कियों में, हमारी बेटियों में और हमारे बेटों में जो कैपेसिटी है हरियाणा के बच्चों में, इतनी ज़्यादा हिम्मत, लगन, सहनशीलता, कर्मठ परायणता इतनी और देश के किसी भी हिस्से में नहीं है जितनी हरियाणा की यंग जनरेशन में की कैपेसिटी है। और बाहर बच्चे मजबूरी में जाते हैं, शौक में नहीं जा रहा कोई भी बच्चा। जब हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर कोई उनको अचीवमेंट नहीं मिलती, उनको कुछ मिलता ही नहीं, वो दर दर की ठोकर खाते हुए फिर रहे हैं, सड़कों को मापते फिर रहे हैं, सुबह से शाम तक, रात को घर में आकर के फिर अपने माँ बाप के पास आकर के सोते हैं, भूखे माँ बाप के पास जो अपनी रोजी रोटी चलाने में भी असमर्थ हैं। उन माँ बाप के पास शाम को फिर आ जाते हैं खाली हाथ। तो वो करें तो करें क्या? तो वो टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी के थ्रू फॉरेन कंट्री में जाते हैं, उनको वहाँ बड़ा अच्छा उनको मिलता है, लेकिन वहाँ भी हमारे बच्चों का शोषण होता है। हमारे बालक 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं विदेश में, और विदेशी आदमी हफ्ते में 3 दिन काम करते हैं। अंग्रेज जो लोग हैं हमारे बच्चों की कमाई खाते हैं ना वहाँ। तो हमारे बच्चों का टैलेंट जो है फॉरेन कंट्री के लोग पहचानते हैं। अब हिंदुस्तानी आदमी कितना कर्मठ है, कितना लगनशील है, कितना ईमानदार है, कितना मेहनती है, वो लोग हमारे बच्चों का टैलेंट समझते हैं। हमारे आंख मूंद के बैठे रहते हैं, हमारे जो बड़े हैं, जो कुछ देने के काबिल हैं, वो आंख बंद करके बैठे हैं, और इसलिए हमारे बच्चे दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं और विदेशों में जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ठग्गाबग्गी भी होती है, बाहर भेजने के नाम पे पैसे भी लेते हैं। हमारे यहाँ के ग्रुप और गैंग बने हुए हैं, वो गैंग किसी लड़के को, लड़कियों को फंसा लेते हैं, उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, 5 लाख 10 लाख। हमने सुना है कि इस तरह से होता है, न्यूज़ में भी कई बार आता रहता है। तो इस तरह से मतलब बच्चों का बड़ा शोषण होता है मैम। तो इस पे भी
गवर्नमेंट हमारी जो है वो ध्यान दे और हमारे बच्चों का टैलेंट पहचाने और यहीं रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं। हमारे बच्चों की यहीं पे सेवाएं लें। वो जो एक के बदले 4 के बदले एक लड़का एक लड़की हमारी काम करने की कैपेसिटी है। 4 के बराबर एक बच्चा हमारा काम कर सकता है, चाहे वो हमारी बेटी है चाहे हमारा बेटा है। सर, आप बॉम्बे में 8-9 साल रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री से अच्छे आपके ताल्लुकात रहे हैं। सर, जो युवा पीढ़ी है, जो गरीब युवा पीढ़ी है, जी मैम, वो फैशन इंडस्ट्री की तरफ दौड़ रही है। जी मैम, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी मैम, भी थे, जी मैम, वो भी इसी फील्ड में आए। यस और यस, पर वहाँ पर नेपोटिज्म का जो खेल है जी मैम, वो बहुत ही ज़्यादा है। जी मैम। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ऐसा है, हमारे जो यहाँ इस लाइन के इस फील्ड के जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो जब उन का जीवन शुरू होता है ना, उस टाइम पे वो कहीं बाहर लेफ्ट राइट करना शुरू करते हैं और फिर वो बॉम्बे के रास्ते को पकड़ते हैं, मुंबई के रास्ते को पकड़ते हैं और वो मुंबई पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कुछ परिवारों की मोनोपोली है। उन परिवारों ने जो है वो यहाँ से गए हुए बच्चों को, चाहे हरियाणा से जाएं, चाहे दिल्ली से जाएं, चाहे पंजाब से जाएं, चाहे मध्य प्रदेश से जाएं, चाहे छत्तीसगढ़ से जाएं, चाहे आप किसी भी, चाहे गुजरात से जाएं, किसी भी स्टेट से जाएं, हमारे बच्चे जो जाते हैं वहाँ पे बॉलीवुड में या इसमें, ये जो कहते हैं बॉलीवुड के अलावा दूसरा क्या होता है, जो फिल्म इंडस्ट्री में जो बच्चे जाना चाहते हैं, तो उनका वहाँ पे शोषण किया जाता है। मैंने वहाँ देखा बड़ा नज़दीक से, मैं बॉम्बे रहा हूँ, मुंबई रहा हूँ मैं, तो मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है। वहाँ हमारे बच्चे दर दर की ठोकर खाते फिरते हैं, हमारी लड़कियाँ घूमती फिरती हैं, छोटे छोटे कमरे लेकर के, 1 रूम सेट लेकर के वहाँ बेचारे अपने जीवन को धक्का लगाते हैं। लेकिन कोई उनकी वहाँ सरोकार नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता और कोई उनको वहाँ का आदमी सपोर्ट नहीं करता। ब्लैक मेलर हैं, टोटल ब्लैक मेलर। वहाँ हमारे बच्चों के साथ ब्लैक मेलिंग होती है, चाहे हमारी बेटियाँ हैं चाहे हमारे बेटे हैं। बहुत बच्चे बच्चियाँ तो बर्बाद होकर के वापस अपने घर आ जाते हैं माँ बाप के पास, अपने माँ बाप का पैसा भी खर्च करके आ जाते हैं, 50-50 लाख, 1-1, 2-2 करोड़ रुपया तक खर्च करके आ जाते हैं। माँ बाप यूँ खर्च करते हैं, एक बच्चे को एक लाइन ही मिल जाए, मेरा बच्चा कामयाब ही हो जाए। लेकिन वहाँ कामयाबी को के जो है ना कोई चांस है नहीं। मैंने देखा है वहाँ पे बहुत बड़ी मोनोपोली है 2-3 परिवारों की। ये खान परिवार जो है ना, 2-3 जो हैं, ये किसी के पैर नहीं रखने देते, ये किसी को वहाँ पे, किसी को मतलब टिकने नहीं देते, हर आदमी का शोषण करते हैं। अब मीडिया में एक बहुत कई दिनों से काफ़ी एक चर्चा का विषय है कि हमारा यंग लड़का था सुशांत सिंह राजपूत, उसका जो मर्डर हुआ है, मीडिया में आया भाई इसने सुसाइड किया है। लेकिन कोई भी हमारी साइड का आदमी, चाहे वो पंजाब का है, हरियाणा का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, हमारे मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का है, कहीं का भी है, दिल्ली का है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है वो लड़का सुसाइड कर सकता है। उसको सुसाइड करवाया गया है, उसको मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए उसी लॉबी ने, जिनकी मोनोपोली है, उसी लॉबी का सुसाइड करवाने में या उसको फांसी पे टांगने में या उसको मरवाने में सबसे बड़ा हाथ उसी लॉबी का है। और जांच अभी सीबीआई कर रही है, वो दूध का दूध पानी का पानी अलग करेगी। सीबीआई हमारी एक हिंदुस्तान की ऐसी एजेंसी है जो वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग करके सब हर किसी इंसान को दिखाएगी ना सीबीआई, और उसको न्याय मिलेगा, उसके पेरेंट्स को न्याय मिलेगा एक ना एक दिन। तो मेरा तो यही मानना है कि हमारे बच्चों को जो भी यहाँ से जाते हैं इधर उधर से अपना जीवन बनाने के लिए और कुछ काम करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सामाजिक काम है, अच्छी वो फिल्म बनाएंगी तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, समाज के ऊपर पॉजिटिव पड़ता है। जो खराब चोरी की डकैती की बनाते हैं, लड़की भगाने की बनाते हैं, उसके ऊपर नेगेटिविटी आती है हमारी यंग जनरेशन पे, तो वो गलत सोचते हैं। तो जो अच्छी बनाते हैं, मैं बचपन में मैं जब यंग था, मेरी जवानी का टाइम शुरू हुआ,
जाट कॉलेज में था, मैंने पिक्चर देखनी शुरू करी। मनोज कुमार की पहचान में मैंने पिक्चर देखी, मनोज कुमार की। मैं सिर्फ मनोज कुमार जी की पिक्चर देखता था। और मैं जब पिक्चर देखने के लिए जाता, जब घर शाम को जाता, मेरे पिताजी बोलते हैं, भाई पिक्चर देख के आया तू तो आज। मैं बोलता, मैं कहना पिताजी, जैसे बच्चा एक झूठ बोल देता है, इसी तरह से मैं भी झूठ बोलता था। लगना पिताजी, नहीं पिक्चर में नहीं बेटा, गए थे ना आप, पिक्चर देख के आए। तो जी मैंने पिक्चर देखी 4-5 साल। तो वो मेरे फादर उस टाइम पे बोलते थे, बेटा पिक्चर में क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। आपका समय खराब होता है, 3 घंटे का आपके पैसे खर्च होते हैं। 2-3-4 रुपए की टिकट होती थी उस ज़माने में। तो मेरे मन में वो बात बड़ी घूमती रहती थी, मेरे पिताजी के वो लफ्ज़ घूमते थे कि वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। एक दिन मैं और मेरा साथी राज पिक्चर हॉल के अंदर पिक्चर देखने लग रहे। मनोज कुमार की ही पिक्चर थी, मनोज कुमार से अलग मैंने पिक्चर नहीं देखी। मेरे दिमाग में आया, मैं कहा यार पिताजी ठीक ही ना कहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। मैंने वहाँ प्रण किया, आज के बाद पिक्चर नहीं देखूंगा और पिक्चर हॉल की तरफ नहीं देखूंगा। मुल्क के अंदर इमरजेंसी थी 1976 में, 1976 की बात है। उस दिन 14 जनवरी 1976 संक्रांत का दिन था। उस दिन मैंने मेरे जीवन की आखिरी फिल्म देखी थी। उसके बाद मैंने किसी पिक्चर हॉल की तरफ नहीं देखा, किसी पिक्चर को नहीं देखा। प्रधान जी, आप राजनीतिक जो आपके ताल्लुकात रहे हैं जी वो मैम। बहुत ही अच्छे रहे हैं। जी मैम। आप काफी लंबे समय से उनके साथ जुड़े रहे थे। जी तो मैम। सर, क्या आप भी राजनीति में उतर सकते हैं? मैम ऐसा है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ जी। और मैं समाज से जुड़ा रहा हूँ। जैसे मैं बहुत छोटी सी उम्र में जाट शिक्षण संस्थाओं से मैं जुड़ गया। हमारे अंदर वो संस्कार पैदा किए हमारे पिताजी ने। बस एक ही बात सीखी थी मैंने, मेरे पिताजी की रहनुमाई में रह के, अब बड़ा होकर के भी जाट एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनकी सेवा करनी है बेटा। मैंने ये प्रण लिया कि मैं ज़रूर हर संभव प्रयास करूँगा। मैं अपने जीवन में जाट शिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़ा रहूँगा और उनकी तन मन धन अंतरात्मा से सेवा करता रहूँगा। इसी वजह से मैंने जाट इंस्टीट्यूशन का चुनाव लड़ा, एजुकेशन सोसाइटी का, और मैं 1990 में प्रधान बना। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर 2000 में फिर मैंने चुनाव लड़ा। सन 2024 नवंबर 2000 को मैं फिर दोबारा से प्रेसिडेंट बना। और मैं जितना अपनी जाट शिक्षण संस्थाओं के लिए कर सकता था, मैंने और मेरे सभी साथियों ने, सहयोगियों ने, सब ने मिलके जाट एजुकेशन सोसाइटी के लिए चहुमुखी विकास के लिए काम किया। जितनी तरक्की हम कर सकते थे हमारे टेन्योर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करी। चाहे जैसे मेरिट की बात थी, बहुत ही ज़्यादा बच्चे हमारे मेरिट में आते थे। मेडिकल में एडमिशन की बात थी, हमारे जाट कॉलेज और जाट स्कूल से पढ़े हुए कितने ही बच्चे हमारे IAS और IPS हैं, कितने ही बच्चे हमारे डॉक्टर हैं। जी मैम। राजनीति में सर आप आएंगे या नहीं आएंगे? मैम मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। राजनीतिक लोगों से हमारे घर जैसे संबंध हैं। तो जाट एजुकेशन संस्था से बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन जुड़ के रहना चाहते हैं और हमें भी जाट संस्था में प्रेसिडेंट रहते हुए हमें भी ज़रूरत रही है पॉलिटिकल लोगों की। तो उन लोगों से उस टाइम में जो भी चीफ मिनिस्टर वगैरह से, उनसे मेरे घनिष्ठ संबंध थे। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। हरियाणा स्वाभिमान की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। बहुत मेहरबानी मैम, आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं बलराम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बलराम जी हमारे से नहीं, मैं बलराम जी के साथ जुड़ा रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ बलराम जी इसी तरह से दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करते रहें और अपने काम में आगे बढ़ते रहें। हमारा जो भी सहयोग होगा हम सदैव तत्पर रहें।